अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 50 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। माही बीबी बच्चे आ गए हैं सारे। वो इस वक्त अपने रूम में बैठी बच्चों को पढ़ा रही थी, जबकि आरफा बोलती हुई अंदर चली आई थी। हाँ, तकरीबन सभी आ गए हैं। क्यों, क्या हुआ? माही ने मसरूफ से अंदाज में एक नज़र से देखते हुए जवाब दिया था, मैं भाभी के साथ ज़रा आज मार्केट जाने का सोच रही थी। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, भाभी को अपने चच्ची के लिए कपड़े लेने थे, तो मैंने सोचा कि आपके और अपने अम्मा के लिए भी गर्मी के कपड़े ले आऊं। अपने छोटू के लिए भी शॉपिंग कर लेंगे। आरफा ने तफसील में माही को बताया था, तुम चली जाओगी तो वो तुम्हारा छोटू ग्रैनी और मुझे घुमा कर आ देगा। मैं इस वक्त बच्चों के साथ मसरूफ हूँ। ग्रैनी उसके पीछे अकेली कहाँ कहाँ भागी फिरेंगे। वो इस वक्त धूप देखी है कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। माही ने एक नजर बच्चों के पास बैठे अपने बेटे को देखते हुए कहा था, जिसने उसके देखते ही देखते अपने हाथ में पकड़ी हुई एक बच्चे की नोटबुक का पेज चपट कर फाड़ डाला था। ये नोटबुक कुछ देर पहले उसके मुंह में थी। आरफा ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाकर नोटबुक उसके हाथ से खींची थी। उसके दोनों गालों को बेसाता चूम डाला था। मेरे नाटी छोटू, ये क्या किया? नोटबुक फाड़ डाली, गंदा बच्चा। अब आनी आपको यहाँ पर छोड़कर नहीं जाएगी, आप मेरे साथ चलोगे बस। और माही बीबी, गर्मी तो रोज ही हो रही है, बस हम 1 घंटे तक लौट आएंगे। आरफा उसे गोद में उठाए बाहर जाने लगे थे। आरफा, रुको। माही ने उसे आवाज देकर रोका था। आरफा ने पलट कर देखा, अलमारी में मेरे कपड़ों के नीचे कुछ पैसे रखे हैं, जाने से पहले बोले थी जाना। माही ने नजर चुराते हुए कहा था, क्योंकि वो जानती थी कि अब आरफा का रिएक्शन क्या होगा। और वही हुआ था। वो 2 मिनट उसे नाराजगी से खड़ी घूरती रही थी और फिर उसके पास आ खड़ी थी। माही बीबी, हमारे बीच क्या तय हुआ था? मैंने अम्मा से आपको ट्यूशन की इजाजत इसलिए दिलवाई थी कि आप इन पासों में से एक पैसा हम पर या पर खुद पर खर्च नहीं करेंगे। फिर बार बार ये क्यों कहती हैं? अरफा माही के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मगर मैं इन पैसों का क्या करूंगी अरफा, अगर ये किसी पर खर्च नहीं कर सकती तो? अब तो बच्चे भी देखो कितनी तादाद में आने लगे हैं और अच्छे हाथ से पैसे आ जाते हैं इनकी फीस से। फिर तुमने क्यों ये जिद पकड़ी हुई है? माही ने हफ्की से कहते एक नजर बच्चों को देखा था, जो उसके और अरफा के मुश्तरका बेडरूम से बड़े से रूम में आते से ज्यादा जगह में फैले हुए थे। माही बीबी, मुझे ये सब नहीं पता, बस इतना पता है कि आप अपना किया हुआ वादा तोड़ी हैं और अब आपने दोबारा ये बात की तो मैं वाकई आपसे नाराज हो जाऊंगी। बस आगे से दोबारा ये बात ना हो, ओके? अरफा ने मुस्लिम नाराजगी से कहते हुए नीचे कहराम मचाते आयस को फिर से अपनी गोद में उठा लिया था, जिसे बात करने के दौरान वो नीचे बच्चों के पास छोड़कर चुके थे। माही ने गहरी सांस लेते इस बात में साइल लाया था, जबकि अरफा अपने छोटू को एक बार फिर गोद में उठाए बाहर निकल गए थे। उसका अच्छे से मुंह दलाकर कपड़े चेंज कर लेना अरफा, पूरे मुंह पर चॉकलेट लगाई हुई है। माही ने अंदर से ही हाँक लगाई थी। अभी कुछ देर पहले भाभी के बच्चों ने आयस को चॉकलेट लाकर थमाई थी, जिसको खाने से ज्यादा आयस ने अपने मुंह पर पेंट कर लिया था। वो चॉकलेट अब सूख कर उसके गालों पर और होंठों के अतराफ पर चिपकी हुई थी। हाँ हाँ, मैंने देख लिया, फिक्र ना करें, आरफा ने बाहर से जवाब दिया था और माही पुरसुकून होकर अब बच्चों की तरफ मतवज्जो हो चुके थे। रात 9 बजे वो दोनों रूहान के साथ फंक्शन में पहुंच चुके थे। यार रूहान, मुझे लगता है हमें आने में देर हो गया, क्योंकि सामने दूल्हा दुल्हन देख कैसे सबको बुलाए अपनी बातों में मगन है। रस्म भी हो चुकी है, शायद अब जल्दी खाने वाले का देखकर भूख लग गया। यार, रहीम ने सामने स्टेज पर देखते हुए कहा था, जहाँ पर भीड़ न होने के बराबर थी और दुल्हन साहिबा आराम से अपने दूल्हे के कान में घुसी राजू न्याज में मसरूफ थे। रुक जाना यार, पहले मैं जरा दूल्हा सा तो मिलूं, फिर खाते हैं खाना। कहाँ भागा जा रहा है? रूहान ने दोनों हाथों से अपने बाल संवारे थे और साथ ही उन दोनों को आगे बढ़ने का इशारा करता खुद भी स्टेज की तरफ बढ़ रहा था कि तभी किसी ने उसके कांधे पर हाथ रखकर रोका था। रूहान ने पलट कर अपने पीछे खड़े इस लड़के को देखा था, जो तकरीबन उसका ही हम उम्र था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर रकीम शाह, राइट? उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा था। नो, यू आर टोटली रॉन्ग ब्रो, आई एम नॉट रकीम शाह, आई एम रोहान शाह, रकीम्स ब्रदर। रूहान ने धीमी से मुस्कुराहट से कहा था, साथ ही रकीम को आवाज देकर बुलाया था, जो कि फहीम के साथ स्टेज से नीचे खड़ा था। शायद रूहान का वेट कर रहा था और रूहान की आवाज सुनकर वो फहीम के लिए दोबारा उनके पास वापस आया था और रूहान के साथ खड़े उस्मान को देखकर रकीम और फहीम को खुशगवार हैरत ने घेर लिया था। उस्मान, आप यहाँ कैसे? फहीम ने मुस्कुराते हुए उस्मान से मुसाफा किया था। फहीम के बाद उस्मान ने रकीम से मुसाफा किया था और साथ साथ रूहान की तरफ देखा था, तो उनकी शक्ल बिल्कुल सेम थी सिवाय आंखों के। आपने ठीक कहा था रूहान, और आप में फर्क करना मुश्किल है। उस्मान मुस्कुराकर रकीम से बोला था, नहीं, बहुत आसान है। कहाँ ये सूखा चमड़ी इंसान और ये कहाँ मैं हैवी बिल्डर वाला बॉडी बिल्डर। मेरी बॉडी देखकर आसानी से पहचान हो जाती है। रकीम स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेर कर बोला था, जिसने रूहान को अच्छी खासी पर्सनैलिटी को सूखा चम्मड़ बना दिया था। इस बार रूहान ने उसे गुड़ का देखा था। बकवास ही करता रहेगा या तारुफ भी करवाएगा?
रूहान ने रकीम को घूरते हुए कहा था। ओह हाँ उस्मान, ये रूहान है, मेरा जीरोक्स। उसे अल्लाह मियां ने मेरे साथ इस दुनिया में बिल्कुल फ्री भेजा था, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर के तहत। और रूहान ये उस्मान है, ये कनाडा में मिस्टर मुराद के साथ काम करते हैं, ये उनके वालदा मुराद बिल्ला में ही रहते हैं। रकीम ने मुनासिब लफ्जों में उस्मान का तारफ करवाया था, जबकि वो अपने पोंग के तौर पर रूहान ने रकीम के पैर पर जोर से अपना पैर मारा था, जिस पर रकीम करा कराया गया था। नाइस टू मीट यू उस्मान। रूहान ने मुस्कुराकर उस्मान से हाथ मिलाया था। सेम हियर ब्रो, जवाबन उस्मान भी मुस्कुराया था। चलिए ना, इधर कोने में बैठकर आराम से बात करेंगे। उस्मान तीनों को साथ लिया हाल के कोने में ले आया था, जहाँ पर निस्बतन रश कम था। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। आप यहाँ पर कैसे उस्मान, और पाकिस्तान कब आए? फहीम ने उस्मान के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए पूछा था। हालांकि वो उस्मान और रूहा के बारे में सनम की जुबानी पहले जान चुका था, मगर फिर भी अनजान बनते हुए बोला। उसके दाएं पाए रकीम और रूहान बैठ चुके थे। बस मैं 3-4 दिन पहले आशा और सनम और अपनी जान के साथ यहाँ आया। एक्चुअली दुल्हन आशा की कजन है और आशा ने जिद पकड़ ली थी कि शादी जरूर अटेंड करनी है, इसलिए हमें आना पड़ा। उस्मान ने वजाहत से बताया, जिस पर फहीम ने सवाल में साल लाया था। उस्मान तुम यहाँ बैठे हो, चलो खाना खा लो, रूहा तुम्हें बुला रही हैं। वो तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा? अपनी पूछ पर सनम की आवाज़ सुनकर वो तीनों तेजी से पलटे थे, जबकि सनम नजर भी इन तीनों पर पड़ती वो अपनी अपनी जगह पर थम कर रह गई थी। फहीम को देखकर अपने परसों का मंजर पूरी जजादियत के साथ ही याद आया था, पूरी जुज़ुयत के साथ ही याद आया था। रकीब ने सनम को देखकर फौरन अपनी नजरें झुका ली थी। उसका दिल पसीने की कैद में जोर से फड़फड़ाया था, सांस सीने में रुक गया था। उफ, ये उसकी सनम थी, उसकी सिंड्रेला, इतनी खूबसूरत, इतनी मुकम्मल, इतनी लाजवाब। वो सचमुच हकीकत थी या रकीम की जागती हुई आंखों का हवाब? आह, वो इतनी खूबसूरत क्यों थी, या सिर्फ उसे ऐसा ही लगता था? वो तो आम से हुलिया में भी रकीम शाह को कहीं का भी नहीं छोड़ती थी, तो क्या जरूरत थी आज खुद को इतना नोक पलक तक संवारने का? न जाने किस किस की नजरों में इसकी मौत की गुड़िया को अब तक देखा होगा, कहीं उसकी सनम को किसी की नजर ना लग गई हो। इस ख्याल से बेचैन कर डाला था। अब वो क्या करे? कैसे उसे कहे कि अपनी जादुई हुस्न को दुनिया की नजर से छुपा कर रखे? कैसे कहे खुद को यूं सज सवार कर वो मजीद रकीम शाह के लिए आजमाइश का सामान ना बने, जो एक नजर के बाद दूसरी नजर उस पर डालने की जुसारत ही नहीं कर पाया था। आहर कैसे उसे नजर उठाकर दोबारा से देखता, जब एक नजर में ही उसका दिल अपनी रफ्तार से 10 गुना तेजी से धड़कने लगा था। वह हुरू सी आंखों वाली खूबसूरत सी लड़की एक नजर में उसके होश उड़ा चुके थे। उसके दिल की दुनिया जेरो जबर कर गई थी। अगर उसे नजर उठाकर एक बार और देख लेता तो यकीनन आज दीवाना हो जाता। जबकि रूहान भी बुत पन्ना सनम को देख रहा था। वो इतनी हसीन लग रही थी कि रूहान उसे निगाहें हटा नहीं पा रहा था। पीच कलर के लॉन्ग फ्रॉक में खुले बालों के साथ उसका हुरों को शर्माता हुआ रूप इतना दिलकश लग रहा था कि रूहान की आंखें उसके चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी नजरें अपने चेहरे पर मरकूज देखकर सनम ने कुछ नागवार से रूहान को देखा था, जो उसे बिना पलके झुकाए टिटकी बांधे देख रहा था। उसके पास ही बैठे हुए रकीम का भी उसे एक नजर देखी थी, जिसने हमेशा की तरह उसको देखते फौरन अपनी नजरें झुका ली थी। सफेद कुर्ता शफा में काली बास्केट पहने इस वो बेहद हैंडसम लग रहा था। अपने डर से बरतरफ रकीम के यहूद को एहतराम देने वाली अदा सनम को बेहद भाती थी। अस्सलाम वालेकुम सनम जी, कैसी हैं आप? फहीम ने स्टार्टर सनम से पूछा था, जिस पर रूहान होश में आया था और तेजी से नजर चुराता हुआ सबसे एक्सक्यूज करता हुआ उठकर स्टेज की तरफ बढ़ गया था, क्योंकि यहाँ कुछ देर और बैठा रहता तो यकीनन खुद पर से एहतियात खो देता। जबकि सनम की नजर में चुपी नागवारी देखकर वो भी अपनी बेख्तियारी की हाथों शर्मिंदा भी हो गया था। उससे पहले उसका भाई भी उसकी आंखों से छलकते हुए जज्बों को पहचान लेता। रूहान ने मंजर से गायब होना ही ठीक समझा था। मैं ठीक हूँ मिस्टर फहीम, आप कैसे हैं? सनम ने बेसाता फहीम के बाएं बाजू को देखा था, जो इस मेरून कुर्ते पर व्हाइट बास्केट और व्हाइट पजामा पहने अपनी ठठाक देने वाली पर्सनालिटी के साथ महफिल पर छाया हुआ था। उसका जख्मी बाजू मेरून कुर्ते की आस्ती में छुपा हुआ था। बस हैरियत से हूँ, आपके सामने जीता जागता भला चंगा खड़ा हूँ, वरना कुछ वाइल्ड लोगों ने तो मारने की पूरी तैयारी कर ली थी। फहीम मुंह बनाकर बोला, जिस पर सनम ने तेज से नजर चुराई थी, जबकि उसकी बात पर उस्मान ने चौंक कर फहीम को देखा था। क्या हुआ फहीम, सब हैरियत है? आपको कुछ हुआ है क्या? वो सवालिया नजर से फहीम को देखता हुआ बोला था। हाँ हाँ, सब हैरियत है, पर कुछ दिन पहले छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसी के बारे में बता रहा था। फहीम ने जल्दी से बात बनाई थी, जिस पर सनम ने सुख की सांस ली थी। वरना फहीम अगर उस्मान सच बता देता तो उस्मान फौरन सुहेल साहब को सब सच बता देता। ओह, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? उस्मान ने पूछा। नहीं, आई एम ओके नाउ। फहीम ने साइड पर खड़े रकीम को चोर नजर देखते हुए कहा था, जो गर्दन झुकाए नीचे फर्श को घूरा था। उसे रकीम के अंदाज में बड़े जोर की हंसी आई थी। उसने रकीम से नजर हटाकर अपने सामने खड़े सनम को देखा था। तभी उसकी नजर सनम के पीछे आती अपनी आशा पर पड़ती और वो साकत हो गया था। आज आशा सर से पैर तक मुकम्मल उसकी पसंद के सांचे में डली हुई थी। उस्मान, तुम्हें रूहा बुला रही है और तुम यहाँ पर खड़े हो। सनम, तुम भी यहीं पर रुके हो? चलो नबीला,
दूर से बोलती हुई आशा की नजर जैसे फहीम और रकीबा पड़ी उसकी चलती जुबान को ब्रेक लगा था, जबकि उस्मान साहब पर हाथ पैर फेर कर उनसे एक्सक्यूज करता हुआ उठकर तेज से रूहा के पास चला गया था। उसके साथ ही सनम भी एक नजर फहीम और गर्दन झुकाए बैठा हुआ रकीबा डालते तेजी से पलट कर वापस चले गए थे। अस्सलाम वालेकुम आयशा, मेरी जान कैसी हैं आप? फहीम दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से कहता फौरन उठ खड़ा हुआ था। उसने सामने खड़ी आशा को सरता पार गहरी नजर देखा था, जो इस व्हाइट कलर के फ्रॉक में बिल्कुल शीशे की गुड़िया लगे थे। उसे आज एक इस रूम में देखकर फहीम को उसका पिछली बार वाला सितम भी भूल गया था। उसकी बेताशा खूबसूरती का कायल तो वो पहले से था, मगर आज तो वो इस मुश्किल लिबास में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि फहीम सब कुछ बुलाकर उस पर 100 जान से कुर्बान ही हो गया था। क्यों? पिछली बार अच्छी तरह बताया तो था कि कैसी हूं मैं, अब भी बताऊं क्या? आशा ने फहीम के मेरी जान बोलने पर उसे घूरते हुए कहा था। भाई साहब, यहाँ मेरी कजन की शादी में क्या कर रही हैं आप? या यूं ही मुंह उठाकर कहीं भी पहुंच जाना आपकी दूसरी गंदी आदतों में शामिल है? आशा ने रकीम और फहीम को देखते हुए पूछा। हम लड़कों वालों की साइड से हैं आयशा। उससे पहले कि वो कुछ बोलता, रकीम बोलता जल्दी से उठकर फहीम के पास आ रहा था और आंखों में फहीम को पास रहने का इशारा किया था। वो जानता था फहीम जरूर कुछ उल्टा बोलकर आशा को यकीनन भड़का देता, इसलिए वो फहीम को लेकर रूहान के पास जाने लगा था, जो कि स्टेज पर खड़ा इन दोनों को इशारे से बुला रहा था। ओह अच्छा ठीक है, फिर खाना वाना खाएं और रुखसत हों, क्योंकि ज्यादा देर मिस्टर फहीम बर्दाश्त नहीं होते। आशा ने फहीम को कारदार नजर देख कर कहा था। जी 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 मेरी जान, आदत डालें बर्दाश्त करने की, क्योंकि अब तो आपको जिंदगी भर मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो भी बहुत ही प्यार से। फहीम ने वापस मुड़ती हुई आशा का हाथ पकड़ कर कहा था, जिस पर वो झटका खाकर पलटी थी। अपनी औकात से बाहर मत निकलो फहीम दरानी, वरना इस बार मैं वाकई तुम्हें नहीं बख्शूंगी। आशा ने फहीम के हाथ में दबाव अपना हाथ खींचना चाहता। फहीम ने कस कर उसका हाथ जकड़ रखा था। फहीम हाथ छोड़ो आशा का, ये क्या बदतमीजी कर रही हो? रकीम ने दबी दबी आवाज में कहा था, जबकि फहीम हौस मुस्कुराते हुए आशा को देख रहा था, जिसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल हो चुका था। रुक तो यार, मैं बस देखना चाहता हूँ कि इस बार मेरी जान खुद को छूने पर मुझे कहाँ पर गोली मारेगी। फहीम शरारत से आशा को आंख मारते हुए बोला था। इसकी हरकत पर वो आग बगोला हो गए थे। मेरा हाथ छोड़ो फहीम दुरानी, आशा ने शदीद तेज से कहा था। बिल्कुल नहीं, अब पूरे फंक्शन में कम से कम आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो भी इसी तरह। फहीम ने उसकी आंखों में देखते हुए आशा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था। अपने हाथ में जकड़ वह आशा का हाथ अपने लब्बू से लगा लिया था। अब आशा की बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। उसके हाथ को जैसे किसी गर्म जलते हुए अंगारे ने छू लिया था। फहीम के लम्ब से उसका हाथ झुलस गया था। चिट्टा आशा ने खींचकर दूसरे हाथ से फहीम के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। आसपास बैठे लोग तेजी से उनकी तरफ मतवज्जो हुए थे। समझ नहीं आ रहा तुम्हें, क्या कहा है मैंने कि अपनी औकात में रहो? लगता है मार खाने की आदत पड़ गई है तुम्हें हर बार। तुम जैसा शख्स मेरी परछाई को छूने के काबिल नहीं है, कजा के आशा हकीकी आशा मुराद को छुओ। अपनी हाथ मत पुलो, वरना हर बार ऐसी तुम्हारी औकात बतानी पड़ेगी मुझे। आशा ने झटके से फहीम से अपना हाथ छुड़ाया था और ढेर सारा जहर फहीम के कानों में अंटलती बिना किसी के देखे पलट कर वापस चली गई थी, जबकि रकीम हैरत से मुंह खोले अपने पास खामोश करे फहीम को देखने लगा था, जिसका चेहरा इस वक्त शदीद जब से लाल हो रहा था। सूरत अंगारा के दूर जाती हुई आशा की पीठ पर जमी हुई थी। रकीब उसकी कैफियत समझते रूहान का नंबर मिलाता हुआ फहीम को अपने साथ ही बाहर लेकर निकल गया था। वो सुबह 11 बजे मुल्तान पहुंच गया था, जहां अपने मुतलबा साइड देखकर उसने पहले ही नजर में ओके काट दिया था। फिर साइड के मालिक के साथ ही डील फाइनल जरूरी कार्रवाई उनके मुकम्मल करते करते भी दिन के 3:30 बजे थे। उसने लंच में स्किप कर दिया था। इरादा था कि रास्ते में किसी अच्छे होटल में लंच कर लेगा। जासिर साहब को उनके घर से अर्जेंट कॉल आई थी। उनके घर में कोई एमरजेंसी हो गई थी, इसलिए वो 1 घंटा पहले ही अपने असिस्टेंट के साथ दूसरे घर में रवाना हो चुके थे। अभी वो लोग हाईवे से कुछ दूरी पर थे कि तेज रफ्तार से भागती हुई उनकी कार अचानक झटका खाकर रुक गए थे। क्या हुआ आसिफ, यह गाड़ी क्यों रुक गई? आदि को विंडो से बाहर नजारे देखने में मगन था। गाड़ी रुकते ही चौंका अपने ड्राइवर से पूछने लगा, सर गाड़ी अपने आप बंद हो गई है, आप बैठे मैं चेक करता हूँ। ड्राइवर अदब से बोलता हुआ बाहर निकल गया था। यह ड्राइवर उनका पर्सनल ड्राइवर था, जो साल भर पहले ही उसे अपने ऑफिस के बाहर आ टकराया था। बेरोजगारी और गरीबी ने उसे इस हद तक मजबूर कर दिया था कि वो अपने खानदान को पालने के लिए चोरी चकारी पर मजबूर हो गया था। उस दिन भी वो पुलिस से बचकर भाग रहा था, जब अचानक उस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ आदि से अटक रहा था। उसके पीछे भागते हुए 2 पुलिस एहलकारों ने उसे कॉलर से पकड़कर उसके मुंह पर 2 तमाचे लगाए थे। फिर आदि ने ही उसे पुलिस से बचाया था और आसिफ की जुबानी सारा मामला जानने के बाद उसे अपने पास ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया था। अब तो आसिफ को उसके साथ काम करते पूरा साल हो गया था, मगर आज तक आदि ने उसमें कोई भी अखलाकी बुराई नहीं देखे थे। वो बेहद मेहनत
और ईमानदारी से अपना काम करता था। आसफ आदि को अपना मौसम समझता था, इसलिए उसकी बेहद इज्जत करता था। उसे अपना ये हैंडसम सा संजीदा सा मजाज बॉस बहुत ही पसंद था। जितना खूबसूरत वो बज़ाहिर था, इतना ही दिल का भी खूबसूरत था। सर, मुझे लगता है कि इंजन में गड़बड़ हो गई है, कुछ मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। आप बैठे, मैं आपके लिए कैब बुक करवा देता हूँ और गाड़ी रिपेयर करवा कर लेकर आता हूँ। आसफ खिड़की पर झुका उसको बताने लगा था। ओ नो, नहीं आसफ, कैब की जरूरत नहीं है, मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। तुम ये बताओ कितनी देर का काम है, और मजीद ये कि आसपास कोई अच्छा होटल वगैरह है कि नहीं। वो आसपास नजर दौड़ाता हुआ बोला था। जी सर, यहाँ से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर मेन मार्केट है। बड़े और अच्छे होटल तो नहीं, लेकिन हाँ छोटे मोटे रेस्टोरेंट वगैरह है, मगर बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है। आप इतनी धूप में चल लेंगे? आसफ ने पूछा था। ओ कम मोन आसफ, मैं कोई मोम का बना हुआ जो धूप में पिघल जाऊंगा? तुम गाड़ी को लॉक करो, फिर चलकर लंच करते हैं, वहीं किसी मैकेनिक को भी देख लेना। आदि गाड़ी से निकल आया था। नहीं सर, लंच तो मैं यासर साहब के साथ ड्राइवर के साथ कर चुका हूँ, और मैकेनिक को मुझे आगे जाकर लाना पड़ेगा, वो मार्केट में नहीं मिलेगा। असल में मेरी ननियाल यही है, इसलिए मैं यहाँ के बारे में जानता हूँ। आप चले, मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ, मैकेनिक को भी ले आऊंगा। आसफ बोलता हुआ उनको साथ लिए आगे बढ़ गया था। वाकई गर्मी शिद्दत की थी। 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद कपड़ों की दगाने नजर आना शुरू हो गए थे, मगर तब तक वो पसीनों से शरबूर हो गया था। वो दोनों इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे कि दाएं तरफ बने एक छोटे से रेस्टोरेंट द टेस्ट के आगे आसिफ रुक गया था। सर, इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, मैं अपने कजन के साथ कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ। आप अंदर जाएं, मैं तब तक मैकेनिक को लेकर गाड़ी रिपेयर करवाता हूँ। गाड़ी ठीक होते ही मैं आपको कॉल कर दूंगा, आसिफ ने आदि से कहा था। ओके, मुख्तसर कहता वो अंदर चला गया था। आरफा भाभी और चच्ची के साथ अपने छोटू के लिए मार्केट चली गई थी, जहां सबसे पहले उसने अपने छोटू के लिए ढेरों कपड़े, खिलौने, उसकी जरूरत का दूसरा सामान खरीदा था। मगर तब तक शदीद गर्मी ने उसका हश्र कर डाला था, जबकि अभी आरफा के, माही के और हलीमा भी के कपड़ों की खरीदारी बाकी थे। साथ ही भाभी और चच्ची के कपड़े भी बाकी थे, जो वे एक महसूस लेडीज कपड़ों की दुकान से कई सालों से खरीदती थी। पूरे रास्ते आयस कभी बाबी के तो कभी आरफा की गोद में चढ़ा मजे से सैर सपाटों में मगन था। शदीद गर्मी का जैसे उस वक्त कोई भी असर नहीं हो रहा था। छोटू आयस बाबी को उनके बच्चों की देखा देखी मम्मा कहता था, जो कि उनके शोहर को पापा, जो महीने बाद पहले ही 2 साल बाद 3 महीने की छुट्टियों पर घर आए थे। अभी बाबी और अपनी चची की शॉपिंग से फ्री होकर आरफा के कपड़े लेने दूसरी दुकान तक जा रही थी कि तेज धूप में चलने की वजह से चची का बीपी लो होने लगा था। धूप की तपश ने दिमाग को जैसे घुमा डाला था। उन्हें चक्कर आने लगे थे, जिससे मजीद चलना उनके लिए महाल हो गया था। तभी वो नडाल से एक शॉप के बाहर रखे स्टूल पर बैठ गए थे। चची, क्या हुआ? तबीयत खराब हो गई है आपकी? डॉक्टर के पास चलें क्या? आरफा उन्हें फिक्रमंदी से देखते हुए बोली। नहीं बच्ची, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस जरा गर्मी की वजह से चक्कर आ रहे हैं। चची नकाहत से बोली थी, उसका चेहरा भी काफी सुरख हो रहा था। ठीक है, तो एक काम करें भाभी, चची को वो सामने रेस्टोरेंट में लेकर चले, कुछ ठंडा वगैरह पिलवाएं। मैं बस आगे वाली दुकान से अपने माही बेबी और अम्मा के सूट ले लूं, फिर सीधा रिक्शा कार के घर चलेंगे। आरफा ने चादर के पल्लू से मुंह पर आए पसीना पूंछते हुए कहा था। ठीक है, और तुम अपने इस छोटू को उसकी मम्मा को दे दो, इतनी गर्मी में इस शरारती को कहाँ साथ लिए घूमोगे? भाभी ने आरफा की गोद में उछलते हुए आइस को लेते हुए कहा था। ठीक है भाभी, उसे ले जाओ और मेरे छोटू को आइसक्रीम जरूर खिला दीजिएगा। आरफा आइस को मोहब्बत पाश नजर से देखती हुई बोलती। चले, मैं आप लोगों को आगे तक छोड़ दूं, ये छापर मुझे दे दें। आरफा भाभी के हाथों से छापा लेती हुई चच्ची का हाथ थामे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। सामने ही द टेस्ट नाम से एक रेस्टोरेंट था, और उनका तीनों का रूह अब इस रेस्टोरेंट की जानब था, जहां पर अंदर वो भाभी और चच्ची को बिठाकर खुद वापस चले गए थे। ये मेन मार्केट में बना एक सस्ता सा रेस्टोरेंट द टेस्ट था। सस्ती आम सी चेयर्स, आम सी लकड़ी के टेबल्स जो एक दूसरे से बिल्कुल जोड़कर रखे गए थे। दीवार पर लगा हुआ पुराना सा स्टेपलर एसी हल्की सी कूलिंग कर रहा था। बाहर की निस्बत अंदर का माहौल थोड़ा पुरस्कून था। आम हालात में वो कभी ऐसी जगहों पर जाने की सोच भी नहीं सकता था, मगर इस वक्त भूख के साथ शदीद गर्मी में लगी थी। उसकी मजबूर थी, वो कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। उसे अभी लाहौर भी पहुंचना था, इसलिए दिल पर जबर करता हुआ वह आसिफ के जाने के बाद अंदर दाल हुआ था। ये शाम 4 बजे का वक्त था और रेस्टोरेंट तकरीबन खाली पड़ा था। बस सामने ही 2 औरतें बैठी थी। वो अंदर दाल होता इन औरतों के पास कुछ फासले पर पड़ी हुई टेबल पर पीठ मोड़े जाकर बैठ गया था। अभी उसे ऑर्डर देकर बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी उसे अपनी टांगों पर सरसराहट सी महसूस हुई। उसने चौंक कर नीचे देखा, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा उसके टांगों से लिपटा खड़ा था, जिसको देखकर वो शशतर रह गया था। पापा, पापा,
उसकी टांगों पर हाथ मारता उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। वो एक छोटा सा, तकरीबन साल भर का बच्चा था। आदि ने किसी ट्रांस की कैफियत में हाथ बढ़ाकर उस बच्चे को उठा लिया और सामने टेबल पर बच्चे को बिठाते हुए वो शौक सा उसके नकूश को छूकर देखने लगा था। बच्चे के चेहरे का एक एक नक्श हूबहू उसके अपने नक्श जैसा था। खासकर उसकी आंखें, उसकी आंखों की बनावट बिल्कुल आदि की जैसी थी और रंग भी। बच्चे की आंखें भी उसी जैसी गोल्डन ब्राउन थे। बच्चा उसके चेहरे पर हाथ मारता खुशी से खिलखिला रहा था। आइस, आइस बेटा, वहां क्या कर रही हो? यहाँ आओ मम्मा के पास। आदि बच्चे के गाल पर हाथ रखे उसे हैरत व बेयकीनी की कैफियत में देख रहा था कि तभी अपने पीछे से आती नस्वानी आवाज पर उसने पलट कर देखा। जहाँ पीछे एक दरमियानी उम्र की गोरी चट्टी सी औरत बादामी रंग की चादर ओढ़े खड़ी थी। वो उन्हीं दो औरतों में से एक थी जो कि आदि के पीछे वाले टेबल पर बैठी हुई थी। बाबे की नजर जैसी आदि के चेहरे पर पड़ी, वो एकदम साकस सी हो गई थी। सामने खड़ा मर्द हूबहू आयस की शक्ल का था। वो कभी आदि को और कभी उसके पीछे टेबल पर बैठे आयस को देखने लगी। ये मेरा छोटू आयस बिल्कुल अपने पापा जैसा है। आदल भाई बिल्कुल ऐसे ही है। भाभी के कानों में अरफा की आवाज गूंजी थी। जब एक बार भाभी के पूछने पर कि आयस किस पर गया है, अरफा ने जुमले कह दे, मगर अचानक ही वो माही उसके हालात के बारे में सोचते हुए जल्दी से होश में आई थी। ये मेरा बेटा है, भाभी बोलती हुई आदि के पास आ खड़ी थी और हाथ बढ़ाकर टेबल पर बैठे हुए आयस को गोद में उठा लिया था। आका बच्चा बहुत ही प्यारा है और हंसमुख पे लग ही नहीं रहा पहली बार मुझसे मिला है। आदि जबरदस्ती मुस्कुराता बोला था। वो अब तक आयस को देख सकते थे। शुक्रिया, असल में ये मेरी गोद से जिद करके नीचे उतर गया था। अभी से बोलना नहीं सीखा इसने, ना ठीक से चल पाता है, इसलिए टेबल के सहारे चलता हुआ आपके पास आ गया होगा। वो अपनी गोद में उछलते हुए आयस को पकड़ती बोलती, जो कि आदि के पास जाने की जिद कर रहा था। पापा, पापा। वो अपने दोनों हाथ आदि की तरफ बढ़ाता हुआ बोल रहा था, जो कि बस आइस को देखे जा रहा था। आइस, पापा घर पर हैं बेटा, चलो अब आपको मम्मा आइसक्रीम खिलाएंगे, चलो नानू के पास चलो। वो आदि का शुक्रिया अदा करती पलट कर अपनी टेबल पर वापस चली गई थी। वेटर उनका ऑर्डर सर्व कर चुका था। भाभी की गोद में चढ़ा आइस अपनी गर्दन मोड़े मसल से उसको देखता खिलखिलाकर अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा था। आदि उसको मुस्कुराकर देखता हुआ बामुश्किल पलटा। अब वो पीठ मोड़कर बैठने की बजाय सामने वाली कुर्सी संभाल कर बैठ गया था ताकि वो नन्हे आइस को देख सके। फिर न जाने उसके दिमाग में क्या आया कि उसने झट से अपनी पैंट की पॉकेट से अपना फोन निकाला था और अपने हाथ में इस तरह से लेकर बैठ गया था जैसे फोन पर वो कोई जरूरी काम कर रहा हो। फिर फोन का कैमरा ऑन करके उसने जल्दी जल्दी भाभी की गोद में बैठकर आइसक्रीम खाते हुए आइस की कुछ पिक्स क्लिक की थी। उसने ये पिक्स क्यों ली थी ये वो खुद भी नहीं जानता था, मगर वो एक गैर इखलाकी हरकत का मुर्तकिब हो चुका था। तभी भाभी का फोन बजा था और वो फोन पर बात करती हुई चच्ची को साथ लिए उठ खड़े थे। तब तक वेटर आदि का ऑर्डर सर्व कर चुका था और फिर आदि के देखते ही देखते भाभी, चच्ची और आयस को लिए बाहर निकलते चले गई।